अच्छा जी, कंपनी अकाउंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. Sole proprietorship, which is known as one man control partnership, where 2 or more members, the maximum limit is 20. 2 to 20 members combine their efforts and their money, they put it into the business and they combine their efforts, and then they combine their capitals and resources to run the business for the purpose of earning profit by all or by one of them acting for all. या सब या फिर कोई एक उनमें से जो है वो काम करता है सबके लिए. तो कंपनी क्या होती है? व्हेन यू वांट टू make your business bigger on a larger scale, then you decide to go for a company. And in company, anybody can invest in the company by purchasing its shares. The company is an organization which undertakes its business at a large scale. You have studied all these definitions in business also, but we will go through it to a certain extent. Company is formed by getting it registered under the Companies Ordinance 1984 through Registrar of Companies. और जिस अमाउंट से कंपनी रजिस्टर होती है ना, उसे हम कहते हैं उस कंपनी रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल. ठीक है जी. और कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है, दैट इज डिवाइडेड इनटू अ सिंगल यूनिट व्हिच इज कॉल्ड शेयर. फॉर एग्जांपल, कंपनी का जो कैपिटल है वो 1 लाख का है और कंपनी के जो एक शेयर की प्राइस है, यानी पर शेयर वैल्यू जो है वो 10 है. 1 लाख को आप डिवाइड करेंगे 10 से, तो कंपनी के शेयर आ जाएंगे 10,000 शेयर्स. यानी कंपनी के जो टोटल कैपिटल है वो 1 लाख है, बट इट इज डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स and a single share, the price of single share is $10. So the amount of capital is 1 lakh. The total capital of the company is divided into a single unit which is called a share. And how the shares are issued? Shares are issued through advertisement, through newspaper, through periodicals, through journals. We advertise it in the newspaper. और जब advertise करते हैं newspaper में, periodical journals के through, ठीक है जी, तो general public, it can be purchased, shares can be purchased by general public. But in private limited company, we can issue shares only to friends and relatives. And the amount which we use to get by issuing shares, that become the share capital of the company. जब आप कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं और आप बिजनेस में पैसे लगाते हैं, उसकी एंट्री हम पास करते हैं कैश टू कैपिटल. लेकिन कंपनी जब कारोबार शुरू करती है और पैसे जब कंपनी के पास आते हैं शेयर होल्डर्स के थ्रू, उसे कहते हैं बैंक टू शेयर कैपिटल. ये एंट्री क्या होती है? बैंक टू शेयर कैपिटल. यानी इसको कैपिटल नहीं कहते, इसको शेयर कैपिटल कहते हैं. ठीक है जी. एंट्री हो जाती है आपकी बैंक टू शेयर कैपिटल. ठीक होगी जी बात. अभी बैंक टू शेयर कैपिटल एंट्री कैसे होती है? असल में कंपनी जो है ना वो एडवर्टाइज करती है न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में कि कंपनी अपने शेयर लॉन्च कर रही है. इफ एनीबडी वांट्स टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी, दे कैन परचेज इट. हाउ? दे कैन परचेज इट इन मल्टीपल फॉर्म. यानी आप शेयर परचेज कर सकते हैं $10 का, और 10 शेयर परचेज कर सकते हैं, 20, 30, 40, 50 या 100, 200, 300, 400, 121 शेयर, 3 शेयर, इस तरह परचेज नहीं कर सकते, मल्टीपल फॉर्म में परचेज कर सकते हैं. कैसे परचेज करते हैं? कंपनी का शेयर एप्लीकेशन होती है जो कंपनी के डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट्स में अवेलेबल होती है. आप उन डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट्स में जाते हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं. एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके आप जितने शेयर परचेज करना चाहते हैं उनकी अमाउंट के साथ आप जमा करवा देते हैं. यानी जितने शेयर आप परचेज करना चाहते हैं वो आप उतनी अमाउंट के साथ, यानी जितनी अमाउंट बनती है उसकी अमाउंट के साथ आप जमा करवा देते हैं, सबमिट करवा देते हैं. नाउ इट्स
it depends on the company. Either the company will issue shares to you, कंपनी आपको शेयर अलॉट करे या ना करे, ये कंपनी की मर्जी है, ठीक है. कभी कभी बैलेटिंग भी हो जाती है, कंपनी बैलेटिंग करती है और उसमें जिन लोगों के नाम बैलेटिंग में आ जाते हैं कंपनी उनको शेयर अलॉट कर देती है. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी हो सकता है. वजह उसकी ये है कि उसके 3 तरीके होते हैं असल में, जो कि जिसके बारे में हम थोड़ा सा अभी पढ़ते हैं. और मैंने बताया था कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो 3 डॉक्यूमेंट्स भी इसको बनाने पड़ते हैं. देयर आर 3 लीगल डॉक्यूमेंट्स व्हिच अ कंपनी इज रिक्वायर्ड. और वो डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस, जिसमें वो कंपनी की लीगल फॉर्मेलिटीज के बारे में बताते हैं. आई विल नॉट गो इनटू डिटेल बिकॉज दैट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, अदरवाइज आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड इट मोर. अब होती क्या है? एक होती है फुल सब्सक्रिप्शन. फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि आपने 10,000 शेयर इशू किए हैं और आपको 10,000 शेयर्स की रिस्पॉन्स आ गई है. दैट इज कॉल्ड फुल सब्सक्रिप्शन. एक होती है अंडर सब्सक्रिप्शन. ये क्या होती है जी? आपने 10,000 शेयर इशू किए और आपको 8,000 लोगों ने एप्लीकेशन भिजवाई है कि हम आपके शेयर परचेज करना चाहते हैं. एक होती है ओवर सब्सक्रिप्शन. आपने 10,000 शेयर इशू किए हैं लेकिन लोगों ने पैसों के साथ एप्लीकेशन जो जमा करवाई है वो 12,000 जमा करवा दी. तो इसमें क्या होगा? आपको 2,000 एप्लीकेशन वाले लोगों को पैसे क्या करने पड़ेंगे? रिफंड करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी ने उतने शेयर इशू किए ही नहीं है. कंपनी ने तो शेयर इशू किए हैं कितने? फुल सब्सक्रिप्शन में 10,000 का मतलब है 10,000 लोगों ने एप्लीकेशन भिजवा दी तो शेयर इशू कर सकते हैं. कम भिजवाएंगे वो भी कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने 10,000 शेयर इशू किए हैं और आपको रिस्पॉन्स मिल गई है 12,000 लोगों से, तो आपको वापस करने पड़ेंगे. आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे. 2,000 लोगों को पैसे आपको रिफंड करने पड़ेंगे, वापस ला के देना. उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन. तो 2,000 ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू बी रिफंडेड बैक. आपको पैसे ये रिफंड करने पड़ेंगे, यानी वापस करने पड़ेंगे. ठीक होगी जी बात. अब क्या होता है जी? कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस बिकॉज दे हैव शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी. तो जितनी अमाउंट के शेयर उन्होंने परचेज किए होते हैं उतनी अमाउंट से वो कंपनी के ओनर होते हैं. तो वो लोग जो कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, एप्लीकेशन जमा कराते हैं मल्टीपल फॉर्म्स में, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाते हैं. एंड दे बिकम द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड दे विल गेट डिविडेंड. डिविडेंड इज द प्रॉफिट ऑन शेयर्स. जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स को मिलता है और उस प्रॉफिट को हम कहते हैं डिविडेंड. डिविडेंड इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज गिवन टू द शेयर होल्डर्स. लेकिन आपको पता है कंपनी में जो लायबिलिटी होती है दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी. कंपनी इज बेसिकली हैविंग ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील. यानी कंपनी कैन बी सूड एंड कैन सू अदर्स अंडर इट्स ओन नेम. कंपनी की अपनी स्टैंप होती है, अपनी सील होती है, अपना वजूद होता है. शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है दैट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम. शेयर होल्डर की लायबिलिटी उतनी ही है जितने पैसे उन्होंने लगाए हैं, उससे ज्यादा उनको नुकसान नहीं हो सकता. सोल ट्रेडर में, पार्टनरशिप में ऐसे नहीं है. अगर कंपनी सॉल्वेंट होती है तो पार्टनरशिप में, सोल ट्रेडर में उनकी अपनी जाती मलकियत को भी जब्त कर लिया जाता है. कंपनी में ऐसा नहीं होता. तो पढ़ते हैं जरा हम. कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच अंडरटेक्स बिजनेस ऑन ए लार्ज स्केल. इट इज ओन्ड बाय इट्स शेयर होल्डर्स हु हैव लिमिटेड लायबिलिटी. यानी उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है. दैट इज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर शेयर कैपिटल. जितना कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है बिजनेस में, यानी जितनी अमाउंट के शेयर परचेज किए होते हैं, उतनी ही लायबिलिटी उनकी होती है कि उनके पैसे उतने ही सिर्फ जाया हो सकते हैं या मर सकते हैं. डायरेक्टर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग में दे बेसिकली इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर एंगेज्ड इन मैनेजिंग द कंपनी, who have the responsibility to manage the company or to deal with all the affairs of the company. The board of directors, they elect board of directors for managing the company. There are two types of companies, private limited company and public limited company. इसके बारे में बता चुका हूँ. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर इशू कर सकती है सिर्फ, और उनके शेयर्स स्टॉक मार्केट में कोटेड नहीं होते. जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इशू शेयर्स टू द जनरल पब्लिक एंड उसके शेयर स्टॉक मार्केट में कोट होते हैं, यानी स्टॉक मार्केट में फ्लोट करते हैं
और आप उस कंपनी के शेयर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो लिमिटेड कंपनी हैज ए लीगल एंटिटी व्हिच इज फॉर्म्ड बाय शेयर होल्डर्स हु आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो लिमिटेड कंपनी जो है वो हैज ए लीगल एंटिटी होती है व्हिच इज फॉर्म्ड बाय शेयर होल्डर्स हु आर ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। ठीक है जी। कंपनी एक लीगल एंटिटी है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसकी परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है। कंपनी कैन बी सूड एंड कैन सू अदर्स अंडर इट्स ओन नेम। शेयर होल्डर्स उसको फॉर्म करते हैं who are owners of the company and their liability is limited to the extent of shares held by them as discussed with you. A company is formed under Companies Ordinance 1984 which raises its capital. पैसा कैसे इकट्ठा करती है? By issuing shares to the shareholders. Shareholders are owners who invest in the company and their investment become the share capital of the company as discussed with you. कि आप जब कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, शेयरहोल्डर जब बिजनेस में पैसा लगाते हैं, कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो उसकी एंट्री होती है बैंक टू शेयर कैपिटल। क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी को पैसे नहीं देते बल्कि कंपनी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जमा करा देते हैं जितने शेयर वो परचेज करना चाहते हैं। अब कंपनी की मर्जी है कंपनी उन्हें शेयर अलॉट करे या ना करे। शेयर क्या होता है? इट मींस शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। इतनी अमाउंट कंपनी में आपका शेयर है, तो कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू अ सिंगल यूनिट व्हिच इज कॉल्ड शेयर। मैंने कहा ना 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 10 से तो 10,000 शेयर आपके पास आ जाएंगे और एक शेयर कितने का होगा? 10 का। That 10 is the price of the share written on its face is called the face value, per share value, par value, nominal value. The profit held on these shares given to the shareholders is called dividend as discussed with you in the past also. यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बता दें, समझ आ गई है? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। ये आपने बिजनेस में पढ़ा हुआ है लेकिन मैंने कुछ हद तक किसी हद तक रिपीट किया है दोबारा ताकि आपको उसके बारे में थोड़ा आइडिया हो जाए। जी कोई मसला है तो बताएं। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है जी, समझ आ गई है। सलमान आपको भी आमना समझ आ गई? ओके। आगे देखते हैं जी हम कि हमारे पास देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, राइट? शेयर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स जनरली। एक होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। Ordinary shareholders are issued to those shareholders who are owners of the company, who are the actual risk bearers. Why they are the actual risk bearers and owners? Because they will get profit if the company is earning profit, and they will not get any profit if the company is going into loss. It means their profit or their dividend will vary according to the profits earned by the company. Yani it depends on the company's progress that what amount of dividend is supposed to be paid to the ordinary shareholders. So their dividend varies, their dividend fluctuates according to the progress of the business. तो पढ़ लेते हैं। Ordinary shareholders are those shares issued to the shareholders which become part of the company's equity, and it is the part of the company's equity. Equity मतलब capital. Ordinary shares are issued to the shareholders who receive dividend which fluctuates according to the company progress. As discussed earlier, they are risk bearers or the owners of the company. They get dividend after the payment of preference dividend. उनको dividend मिलता है जब preference dividend की payment के बाद। वो क्यों? वो बात की बात है, बताता हूं मैं आपको। They have voting right, working right, and in case of insolvency, they will not get their investment back. अगर बिजनेस बंद हो रहा हो, खत्म हो रहा हो, तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को पैसे नहीं वसूल होते। क्यों वसूल नहीं होते? क्योंकि उनको पैसे, सबसे पहले हम पैसे पे करते हैं क्रेडिटर्स को, ट्रेड पेबल्स को, फिर बारी आती है डिबेंचर होल्डर्स की, उनको पे करते हैं, सबसे एंड में बारी आती है किसकी? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की। तो पैसे कंपनी के पास, अगर कंपनी बंद होती है या इंसॉल्वेंट होती है या बैंकरप्ट होती है, तो पैसे बचेंगे तो शेयर होल्डर की बारी आएगी ना, यानी दे विल गेट देयर इन्वेस्टमेंट बैक एट द एंड। कभी कभी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, right? So they are known as the ordinary shareholders and they are the owners of the company. फिर होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस के वर्ड से नजर आता है प्रेफर करना, यानी हम उन्हें प्रेफर करते हैं। कंपनी को अगर बहुत शदीद पैसों की जरूरत हो
और कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी ना हो तो कंपनी शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर होल्डर्स को ऐसे इशू कर देती है कि उन्हें फिक्स्ड डिविडेंड देती है, यानी उन्हें कहती है कि कंपनी को प्रॉफिट हो ना हो, हम आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे, यानी हम आपको फिक्स डिविडेंड पे करेंगे, चाहे कंपनी लॉस में हो प्रॉफिट में हो, हम आपको डिविडेंड फिक्स पे करेंगे। तो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द इक्विटी बट दे रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। क्योंकि वो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, लिहाजा उनको डिविडेंड आप पहले पे करते हैं बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, क्योंकि आपको पता है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की तो बारी आनी ही सबसे एंड पे। तो दे विल गेट डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, राइट? So they also part of the equity and they have a fixed rate of dividend before payment of dividend to ordinary shareholders. लेकिन उनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता, वर्किंग राइट नहीं होता, क्योंकि they are getting fixed dividend which is given in the question. अब प्रेफरेंस शेयर भी दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और एक होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं कि अगर इस साल का प्रॉफिट में से आप प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे करने के लिए आपके पास पूरी अमाउंट मौजूद नहीं है, तो आपका डिविडेंड जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो अक्यूमुलेट हो जाएगा। अक्यूमुलेट हो जाने का मतलब है आपको अगले साल प्रॉफिट में से पे करना पड़ेगा। सो इफ द प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट टू मेक पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और टू मेक पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, दे विल गेट देयर डिविडेंड फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर एंड इन द नेक्स्ट ईयर, यानी उनका डिविडेंड एरियर्स में चलता जाएगा। उसे कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बारे में लिख लेते हैं, सुन लेते हैं। दे आर, क्या लिखा हुआ है जी, दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड इन एरियर्स, यानी अगर बकाया डिविडेंड उनका पिछले साल का रहता है, फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट इफ द करंट ईयर प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट टू पे द प्रेफरेंस डिविडेंड इन फुल। इफ द करंट ईयर प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट टू मेक द प्रेफरेंस डिविडेंड इन फुल, दे विल गेट देयर डिविडेंड फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट। फिर आते हैं आपके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड इन एरियर्स फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट, और ये हो गया नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इनका क्या होता है, दीज शेयर्स दे आर एंटाइटल्ड टू गेट डिविडेंड, रिसीव डिविडेंड, बट उनको डिविडेंड अगर करंट ईयर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो उनको नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं मिलता। यानी जितना डिविडेंड, फर्ज कर लें प्रेफरेंस डिविडेंड आपका 1 लाख शेयर्स है प्रेफरेंस शेयर्स, और उन पर 5% डिविडेंड है। मैं जरा सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। अगर आपका जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो 1 लाख के हैं और उस पर डिविडेंड कितना है 5%, तो कितना आ जाएगा 5000। ठीक है जी, तो 5000 आपका आ जाएगा डिविडेंड। अब अगर प्रॉफिट आपका कितना है 3000 है, तो अगर कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स होते ना तो आप 3000 डिविडेंड पे करते, प्रेफरेंस डिविडेंड आप 3000 पे करते और बाकी 2000 हम अगले साल के प्रॉफिट में से पे करते। लेकिन अगर नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स हैं और आपका प्रॉफिट 3000 ही है तो आप 3000 पे कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड को और बाकी 2000 पे नहीं किया जाएगा। तो if the profit is insufficient to make full payment to preference dividend, they will get dividend only whatever the profit is available. अगले साल के प्रॉफिट में से उनको डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा। उसे कहते हैं नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। फिर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है, नॉमिनल शेयर कैपिटल भी कहते हैं इसको हम, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कहते हैं। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर द कंपनी कैन इशू, यानी ये वो कैपिटल है जितनी अमाउंट की कंपनी मैक्सिमम शेयर इशू कर सकती है, ज्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकती। इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, जितने कंपनी ने एक्चुअली शेयर इशू किए हैं। डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स आर बेसिकली ट्रेड पेबल्स। डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेट, इट्स ए लॉन्ग टर्म लोन। कंपनी जब किसी इंडिविजुअल से पैसे रिसीव करती है या किसी दूसरी कंपनी से पैसे रिसीव करती है तो कंपनी उसको उतनी मालियत के डिबेंचर इशू कर देती है। डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट, हम लिख कर देते हैं कि हमें 10 लाख रुपया आपको वापस कर देंगे 10 साल बाद, और इस 10 लाख रुपए पे हम इंटरेस्ट हर साल पे करते रहेंगे। जिस तरह लोन पे इंटरेस्ट होता है इसी तरह पर ईयर इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा डिबेंचर्स पर भी। तो दीज आर लोन सर्टिफिकेट्स इशूड बाय द कंपनी टू ट्रेड पेबल्स हु गिव ए लॉन्ग टर्म लोन टू इट।
A fixed rate of interest is paid to them irrespective of the fact that the company is making a profit or a loss. They have no voting right or say in the management of the company. They are first one to be paid in case of liquidation. ठीक है जी, जब कंपनी बंद हो रही हो तो सबसे पहले हम डिबेंचर होल्डर्स को पे करते हैं, बिकॉज ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी है. पहले ट्रेड पेबल्स को डिबेंचर होल्डर्स को पे बैक किया जाता है, इनसे आपने पैसे उधार लिए होते हैं. फिर बारी किसकी आती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, फिर उन्हें पे करते हैं. और सबसे एंड पे बारी किसकी आती है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की. और हो सकता है उनके लिए कुछ पैसे बच जाए जो उनको मिले, और उससे बचे भी ना, जब कंपनी बंद हो रही होती, लिक्विडेट हो रही होती, इंसॉल्वेंट हो जाती है. तो डिबेंचर की जब हम एंट्री पास करते हैं, जब डिबेंचर इशू करते हैं, जिस तरह लोन की एंट्री पास करते हैं वो क्या होती है? बैंक टू लोन अकाउंट. इस तरह डिबेंचर की एंट्री भी क्या होती है? बैंक डेबिट हो जाता है, पैसे आप रिसीव कर रहे हैं, और 6% डिबेंचर जो है वो क्रेडिट हो जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है आपकी, और लायबिलिटी आपको पता है क्रेडिट होती है, नॉन करंट लायबिलिटी, इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ये पैसे आपने पे बैक करने हैं. जब भी पे बैक करने हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, और हर साल आपने इस पर 6% इंटरेस्ट भी पे करना है. That is an extra amount which is paid as interest to those people from whom we have taken the loan, to whom we have issued the debenture. और ये इंटरेस्ट आपको हर साल पे करना पड़ेगा. ये वो सजा है जो आपको मिल रही है उस किसी और बंदे के पैसे इस्तेमाल करने की वजह से जो आप यूज कर रहे हैं. ओके हो गया जी. अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, इसको दोबारा एक दफा देख लें आप, हम फिर पढ़ लेते हैं. The shareholders receive a fixed rate of dividend as suggested by their name. For example, 6% preference shares. अब इनको 6% ही मिलेगा, fixed है. They have to be paid dividend before the dividend is paid to ordinary shareholders. They have no voting right, they have no working right, they have no say in the management. In case of liquidity या liquidation के वक्त या insolvency के वक्त, जब कंपनी बंद हो रही हो, they are paid before ordinary shareholders. और ordinary shareholder क्या होते हैं? They are the risk bearers or owners of the company. The rate of dividend allowed to them fluctuate according to the financial performance of the company. They are the last one to be given a dividend, and in case of bankruptcy, they are the last one to be paid, and their liability is limited to the extent of shares held by them. They have voting right, and they choose the board of directors of the company as discussed earlier. अब कंपनी जो है वो अपना सारा प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती. किसमें? शेयर होल्डर्स में. कंपनी सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती. कुछ प्रॉफिट कंपनी सेट असाइड कर लेती है, रख लेती है, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए, फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स के लिए. और वो प्रॉफिट जो कंपनी केप्ट असाइड करती है फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, दे आर कॉल्ड जनरल रिजर्व. लिखा भी हुआ है, कंपनी कीप्स अ रिजर्व आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर एक्सपेंशन, रिपेयर, इंप्रूवमेंट, एंड ईच ईयर फंड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व फंड. प्रॉफिट में से पैसे निकालकर हम जनरल रिजर्व में डाल देते हैं. उससे होता क्या है? प्रॉफिट कम हो जाता है और रिजर्व बढ़ जाते हैं. ठीक है जी. ठीक होगी जी बात. जी सर. रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट और वो जनरल रिजर्व में डाल देते हैं, और उसे हम कहते हैं. अब अगर आती है रिटेन्ड अर्निंग्स. ऑल द प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लेफ्ट इज देन केप्ट असाइड एंड कॉल्ड फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर. कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है असल में, कॉल्ड नहीं है. रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है? रिटेन्ड का मतलब होता है दबोच लेना, बचा लेना, रोक लेना. तो सारा प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते डिविडेंड के तौर पे, कुछ हम जनरल रिजर्व में डाल देते हैं, और बाकी जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट है उसमें से भी हम कुछ प्रॉफिट अपने पास केप्ट असाइड कर लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड अगले साल ले जाने के लिए, जो हम रिटेन कर लेते हैं, खर्च नहीं करते. दिस इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स एट द एंड ऑफ द ईयर और अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. जो हम डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते उन्हें रिटेन्ड अर्निंग का नाम दिया जाता है. अब इसके बारे में जरा समझ ले, इसकी जरूरत क्या है. यार कंपनी जो होती है ना, उसके कितने ओनर होते हैं? देखो, सोल ट्रेडर का बिजनेस होगा तो एक ही ओनर है, उसको पता है मेरे पास कितने पैसे, सारे मेरे ही हैं. पार्टनरशिप जो करता है उसके 20 होते हैं मैक्सिमम, उनको पता है पैसे हमारे हैं, हमें पता है कौन जा रहा है कौन आ रहा है. कंपनी के शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं. they can be in thousands, right? तो अगर वो 1000 में से सबके सब लोग अपने पैसे वापस लेने के लिए आ जाए, कंपनी तो डूब जाएगी.
इसलिए कंपनी सारा प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे पे ऑफ नहीं करती। कुछ प्रॉफिट कंपनी रख लेती है साइड पर फ्यूचर में, ताकि आप उसको फ्यूचर में यूज कर सकें, कैपिटल साइड कर लेती है। तो वो जो प्रॉफिट कंपनी साइड पे रख लेती है उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, और वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट ईयर, और उसे अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। अब ऑर्डिनरी शेयर और डिबेंचर में क्या फर्क होता है? ऑर्डिनरी शेयर ओनर होते हैं, वो ओनर नहीं होते हैं। इनकी डिविडेंड की गारंटी नहीं होती, अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा ना, उनकी इंटरेस्ट की गारंटी देना पड़ता है आपको। डिविडेंड रेट सेट नहीं होता, उसका इंटरेस्ट रेट सेट होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का भी सेट होता है। रीपेमेंट की डेट नहीं होती, उनकी सेट डेट होती है रीपेमेंट की। ये सारा आपने पढ़ लेना है, सारा उसी के बारे में एक्सप्लेन किया बार बार, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में। फिर कंपनी अकाउंट देखें। लिमिटेड कंपनी इज ए लीगल एंटिटी व्हिच इज फाउंड बाय शेयर होल्डर्स who are owners of the company and their liability is limited to the extent of shares held by them. The company is formed under Companies Act 1994 at which raises its capital by issuing shares to the shareholders. सब पढ़ चुके हैं हम। Shareholders are owners who invest in the company and the investment become the share capital of the company. शेयर क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस या वो कर चुके हैं। काइंड्स ऑफ कैपिटल, काइंड्स ऑफ शेयर्स, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। डिबेंचर के बारे में पढ़ लिया। These are long term liability. They are issued to the trade payables. We give long term loan to the company. A fixed rate of dividend is paid to them irrespective of the fact that the company is in profit or loss. आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा डिबेंचर्स पर, फाइनेंस कॉस्ट पे करनी पड़ती है, उनका कोई वोटिंग राइट नहीं होता। और इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी दे आर द फर्स्ट वन टू बी पेड, सबसे पहले इन्हें पे करते हैं। रिटेन इनके बारे में पहले बताया, दोबारा बता दिया आपने। आगे नेक्स्ट आता है जी आपका बात, आप बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये इसका फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट के तहत आपने स्टेटमेंट इन इक्विटी जो है वो बनाया करनी है। सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं? बैलेंस लिखते हैं हम, और बैलेंस में क्या आता है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लिखते हैं हम, फिर हम लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है आपका, फिर आपका आता है जी शेयर प्रीमियम, फिर आपका आता है रिवैल्यूएशन रिजर्व, फिर आपका आता है जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग्स। इसमें जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग्स और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में आपको बता दिए मैंने, पता है आपको। शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में? शेयर प्रीमियम के हवाले से। देखिए, अगर आप 10 वाला शेयर जो है आपका, जिसकी प्राइस 10 है, वो 10 रुपए में फरोख्त कर दे, इसे हम कहते हैं इशूड एट पार। अगर आप 10 वाला शेयर आप फरोख्त कर दें 8 रुपए में, इशूड एट डिस्काउंट। अगर 10 वाला शेयर आप फरोख्त कर दें 12 रुपए में, उसे कहते हैं इशूड एट प्रीमियम, यानी आपने ज्यादा कीमत में बेच दी, 2 रुपए ज्यादा फरोख्त कर दिए। यानी 10 वाला शेयर आपने 12 में फरोख्त किया, यानी इशूड एट प्रीमियम, ज्यादा कीमत में फरोख्त कर दी, उसे कहते हैं इशूड एट प्रीमियम। और प्रीमियम में आप एंट्री क्या पास करते हैं वो भी समझानी है असल में आपको मैंने। सपोज करें, बल्कि लिख भी सकते हैं आप इसके अंदर, लिखवाई देता हूँ बल्कि। तो पार को नॉमिनल भी कहते हैं, ये नॉमिनल कुछ और है। पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, और इसको फेस वैल्यू भी कहते हैं, एक ही बात है। पार वैल्यू, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, तीनों एक ही नाम। ठीक है जी, तो हम देखते हैं जी, 10,000 शेयर्स आर इशूड premium of 20% price of share means face value is 10 या $10 भी कह लो, आप जो भी कह लो। अब इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल एंट्री जो हम पास करते हैं शेयर इशू करने की, वो होती है बैंक डेबिट, सिंपल। शेयर कैपिटल क्रेडिट, राइट।
उसमें करते थे ना कैश टू कैपिटल, इसमें करते हैं बैंक टू शेयर कैपिटल। लेकिन जब आप इशू प्रीमियम पे करेंगे तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट 1000 इंटू 12 से, क्योंकि एक शेयर 12 रुपए का फरोख्त हो रहा है। शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा आपका कितने से, 1000 इंटू 10 से। क्रेडिट हो जाएगा शेयर प्रीमियम 1000 इंटू 2 से, 2000। ये अमाउंट जो ऊपर आपकी आएगी बैंक की, ये आएगी 12000। शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा आपका 1000 इंटू 10 से, जो उसकी प्राइस पार वैल्यू है, ठीक है जी। और 1000 इंटू 2, 10 का 20% 2 होता है, 2000 आपका आ जाएगा शेयर प्रीमियम। ये क्रेडिट हो गया, ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है, ये आपका रिजर्व है, ये वो पैसा जो आपको एक्स्ट्रा मिल गया है, लेकिन ये पैसा ट्रेडिंग एक्टिविटी के नतीजे में जनरेट नहीं हुआ। यानी कि ये पैसा कारोबार को चलाने की वजह से जनरेट थोड़ी हो रहा है। ये तो आपकी चीजें, शेयर आपके महंगे बिक गए हैं मार्केट में, आपके शेयर की प्राइस अच्छी जा रही थी, शेयर ऊपर फ्लोट कर रहा था, तो आपकी शेयर की प्राइस ज्यादा कीमत में फरोख्त हो गया, तो प्रीमियम आपको जनरेट हो गया। लेकिन आपने याद रखना है शेयर कैपिटल ऑलवेज with face value everywhere। शेयर कैपिटल को हम जहां भी लिखते हैं हमेशा फेस वैल्यू से लिखते हैं, हर जगह। ठीक होगी जी बात। यानी शेयर कैपिटल आपने जहां भी लिखनी है, लिखना है ना, उसको आपने हमेशा पार वैल्यू से लिखना है, फेस वैल्यू से लिखना है, नॉमिनल वैल्यू से लिखना है। 10 रुपए से ही आएगा वो 1000 इंटू 10 से ही आएगा हमेशा, जब भी आप लिखेंगे। तो ये नोट कर लें, इसको नोट करना जरूरी है, ये नोट कर लें, बच्चे अक्सर ये भूल जाते हैं प्रीमियम की पॉइंट। ये जो शेयर प्रीमियम मैंने लिखा है, ये आपका रिजर्व है, बिकॉज इट इज नॉट क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं पैदा हुआ, ये तो आपका शेयर मार्केट में ज्यादा कीमत फरोख्त हो गया, आपको पैसे जनरेट हो गए। कारोबार को चलाने से थोड़ी आया है पैसा, ये कारोबार को चलाने से पैसा जनरेट नहीं हुआ, ये प्रॉफिट नहीं है, कैपिटल रिजर्व कहते हैं इनको हम, उसमें हम डिस्कस करेंगे बाद में जी। इसको लिख लिया आपने, तो मुझे बताएं यहां तक कोई मसला है तो मुझे बताएं, एनी प्रॉब्लम। तो स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी हम बनाएंगे, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवॉल्यूशन रिजर्व, जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग्स। प्रॉफिट फॉर द ईयर रिटेन अर्निंग में आपका ऐड हो जाता है, डिविडेंड पेड आप रिटेन अर्निंग में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट में से डिविडेंड पे करना है ना आपने। अगर आप नए शेयर इशू कर रहे हैं तो वो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। अगर आप पैसे प्रॉफिट में से निकाल कर ट्रांसफर कर रहे हैं जनरल रिजर्व में, तो रिटेन अर्निंग में से वो पैसे माइनस हो जाएंगे और जनरल रिजर्व में ऐड हो जाएंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट के बारे में मैं आपको भी समझाता हूं कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट क्या होती है। बड़ी सिंपल सा पॉइंट है उसका कि अगर आपका एसेट,
सपोज करें लैंड है is revalued from oh, from 1 lakh to 1,50,000, तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे रिवैल्यूएशन की, लैंड डेबिट हो जाएगा 50,000 से और क्रेडिट आपका हो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्योंकि आपका जो लैंड है उसकी वैल्यू एकदम ऑटोमेटिक क्या होगी, बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन वो भी प्रॉफिट जो है कारोबार को चलाने की वजह से नहीं हुआ। आपके घर के बाहर से कोई मे बी फ्लाईओवर बन गया है, ठीक है जी, आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू एकदम इंक्रीज कर गई है, या आपने रॉन्ग डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई थी, यानी आप डेप्रिसिएशन गलत चार्ज करते हुए आ रहे थे, यानी आप अपने एसेट्स पर ज्यादा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे थे, तब भी आपकी रिवैल्यूएशन हो जाती है, आप उसको दोबारा से रिवैल्यूएशन शुरू कर देते हैं और रिजर्व क्रिएट हो जाता है आपका। ठीक है जी, तो लैंड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट जो है वो भी आपका इस तरीके से बनाया जाता है। लैंड डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन रिजर्व इस तरह से क्रिएट होता है। ये भी रिजर्व, इसे भी कैपिटल रिजर्व कहते हैं। शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व कैपिटल रिजर्व्स हैं। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट they didn't arrive out of profit. ये प्रॉफिट की वजह से पैदा नहीं होते, प्रॉफिट की वजह से सामने नहीं आते, तो ये इस पर प्रॉफिट बेस्ड नहीं है, ये प्रॉफिट की जनरेशन से इसका ताल्लुक नहीं है। उन्हें हम किसे हम कहते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व। इसके बारे में भी इंशाल्लाह ताला हम मजीद डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। तो मैंने ये स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी के बारे में आपको बताया, ये फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसी के बेस पर हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। अब कंपनी के अंदर जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं हम, और दूसरी इनकम स्टेटमेंट में जो हम बनाते हैं सोल ट्रेडर में या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में या पार्टनरशिप में, उसमें और कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं है, सेम बनती है। लेकिन उसमें एक नया अकाउंट बनता है बैलेंस शीट से पहले, जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसके बारे में हमने क्योंकि पढ़ना था, उसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पे इशू ऑफ शेयर प्रीमियम के बारे में मैंने बता दिया है। इशू ऑफ शेयर टू जनरल पब्लिक, बैंक टू शेयर कैपिटल एंट्री होती है इशूड एट पार की, और प्रीमियम पे अगर हो तो उसकी एंट्री मैंने पास करके आपको दिखा दी है कि वो कैसे पास होती है। अगर आप ₹1 वाला शेयर ₹1 प्रीमियम पर फरोख्त करें तो क्या होता है, ये आगे पढ़ना आपने कुछ नहीं, जहां तक मैंने पढ़ाया आपने वहीं तक पढ़ना है। आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमारा ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे कल से। अक्टूबर नवंबर 2013-21 का ये क्वेश्चन है, जीपी दिया हुआ है और उससे आगे उसने कहा कि हमने सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो अगर आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लें तो मैं ज्यादा खुश होऊंगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा इतना मसला नहीं है। एक मिनट, रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे उसने बताया हुआ है कि बनाएं उसको, तो इनकम स्टेटमेंट इसकी आप बना सकते हैं, वो बना लीजिएगा, चाहे ऐसे कर लें। चले, इस क्वेश्चन की आप इनकम स्टेटमेंट जो है ना वो बना लीजिएगा, क्योंकि उसमें तो कोई मसला नहीं है ना, वो तो आप आराम से बना सकते हैं। सिर्फ इनकम स्टेटमेंट, नेट प्रॉफिट तक। आगे फिर हम खुद इसको बना लेंगे या देख लेंगे कैसे इसको हमने करना है कल इंशाल्लाह ताला। तो कल क्लास में इंशाल्लाह ताला होपफुली इसी टाइम पे लूंगा, इस टाइम पे आज ली है, लेकिन मैं एग्जैक्ट आपको टाइम जो है बता दूंगा। इट मे बी 4:30, बट आई विल टेल यू, नहीं बल्कि सॉरी, कल क्लास में लूंगा, बता देता हूँ आपको 2 बजे। ओके सॉरी, कल 2 बजे क्लास लूंगा मैं, टाइम मैंने आपको बता दिए। कल 2 o'clock हमारी क्लास होगी, 2 बजे, तो सब बच्चे उसमें आ सकते हैं, ताकि कंपनी चैप्टर में स्टार्ट किए। यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बताएं, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। समझ आ गई है आपको? जी सर। वेरी गुड, अमन आपको भी समझ आ गई। शकीला कौन है भाई? शकीला नदीम कौन है जी, जरा बोलिएगा। सर मैं हूँ दुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, दुआ आप लेक्चर के एंड पे आई हो बिल्कुल, तो लेक्चर में सॉरी सर। लेक्चर में रिकॉर्ड कर लिए दुआ, तो मैं आपको ना मेल कर देता हूँ। सर कल भी शायद नहीं होंगे क्योंकि मैंने एक वेडिंग अटेंड करना था, तो उसका भी रिकॉर्डिंग भेजते फिर आप मुझे ना अपनी ईमेल एड्रेस अपना भेज दें ग्रुप के अंदर, ठीक है? जी जी सर। ठीक है जी, ओके जी, देन अल्लाह हाफिज। ओके सर।